हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एसके क्लासेज पर शर्मा में। आज हम लोग मानव भूगोल के चैप्टर 1 करने वाले हैं और इसमें जो भी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको हम लोग अच्छे से समझ करके करेंगे और याद भी करेंगे। साथ ही साथ याद भी करते चलिएगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और देखिए, इस एग्जामिनेशन में आपको 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ समझ करके याद करते रहिए। और देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल पे आपको A to Z सब्जेक्ट का हिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एक कंप्लीट जो है एक 12th का तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा। और इसी से रिलेटेड आपको आने वाले समय में यानी कि नेक्स्ट वीडियो सब में आप पहले ये जो है ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सीरीज, उसके बाद इतिहास का सीरीज। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश, हिंदी ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज लगातार करते ही रहेंगे। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। और आप लोग जो है, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग जो है तिमाही परीक्षा का क्वेश्चन से मैच करा सकते हैं। इस सब का क्वेश्चन तो टकराएगा ही आप लोगों को, तो ठीक उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी टकराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की संश्लेषित अध्ययन वाली परिभाषा किसने लिखी? तो मानव भूगोल की संश्लेषित अध्ययन वाली परिभाषा किसने लिखी? तो ये है रेटजेल। रेटजेल नामक वैज्ञानिक जो थे वो इसकी परिभाषा लिखी। एक बहुत बड़े महान भूगोलवेता थे। और ये एलन सी सैम्पल भी भूगोलवेता ही है, पॉल विडाल डिला ब्लास भी भूगोलवेता है, और ग्रिफिथ टेलर भी एक प्रकार का भूगोलवेता ही थे। तो ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, परिवर्तनशील मानव पृथ्वी संबंध वाली परिभाषा किसने दी? अब इस चारों भूगोलवेता में आपको राइट आंसर तो मालूम ही है, ये बी आंसर एलन सी सैम्पल। और रेटजेल के बारे में पढ़े भी है पहला क्वेश्चन में। पॉल डीला ब्लास भी एक भूगोलवेता थे। और इरेस्टोथिनीज, जो जिसको हम लोग भूगोल के जनक कहा जाता है, भूगोल के जनक या इतिहास के जनक हम इरेस्टोथिनीज कहते हैं, ये भी एक भूगोलवेता थे। भौतिक नियमों व जीवों के संश्लेषित ज्ञान वाली परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो गया क्या? पॉल डीला ब्लास। पॉल डीला ब्लास। रेटजेल भी है एक भूगोलवेता, हमबोल्ट भी भूगोलवेता ही है, और कार्ल रिटर भी एक प्रकार का भूगोलवेता ही थे। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? पहले आप ऑप्शन को अच्छे से देखिए। ऑब्जेक्टिव बनाने का नियम होता है कि एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद भी नहीं रहेगा ना, तो अगर आप चारों ऑप्शन को गहनता पूर्वक देखिएगा तब पर भी आपको जो है कुछ ना कुछ सही आंसर आभास होने लगेगा। तो इसी प्रकार देखिए, समाकलनात्मक आसन पहला जो है, पहला ऑब्जेक्टिव है समाकलनात्मक अनुशासन, मानव पर्यावरण अंतर संबंध अध्ययन, द्वैध पर आश्रित, और आधुनिक समय में अप्रासंगिक। तो भूगोल का वर्णन नहीं कर रहा है। तो भूगोल मतलब क्या हो गया? मानव पर्यावरण अंतर संबंध, ये तो भूगोल का वर्णन कर रहा है। फिर उसके बाद समाकलनात्मक अनुशासन, मतलब एक साथ सब कुछ में जो है अनुशासन करता है भूगोल, तो ये भी हो गया। और द्वैधता पर आधारित, तो ये भी जो है भूगोल का जो है वर्णन करता है। भूगोल का मतलब पृथ्वी के ऊपर जितने भी सारी घटनाएं चीज है, पर्यावरण हो गया, फिर उसके बाद जो है पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये सब नदी के बारे में जो बताया गया है, तो ये सब तो भूगोल में ही है। तो द्वैधता पर भी आधारित हो गया। लेकिन आधुनिक समय में अप्रासंगिक, तो आधुनिक समय में जो अप्रासंगिक है वो भूगोल को क्या करता है? वर्णन नहीं करता है। तो राइट आंसर यही हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो देखिए, भौगोलिक, सबसे पहले आप लोग जानिए भौगोलिक सूचना। तो भौगोलिक सूचना का मतलब हो गया है ये पृथ्वी सबसे रिलेटेड हो गया। पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, नदी, ये सब से रिलेटेड हो गया। तो ये हो गया भौगोलिक सूचना। तो बेसिकली पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज है उस सब से रिलेटेड। तो इसमें जो है
तो यात्रियों का वर्णन का जो है स्रोत है। प्राचीन मानचित्र का भी स्रोत मिलता है, क्योंकि भूगोल में मानचित्र ही है सारा चीज। प्राचीन महाकाव्य का भी मान लेते हैं, लेकिन चंद्रमा की चट्टानें जो है उसमें जो है उसका वर्णन स्रोत नहीं रहता, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर चट्टान है। चंद्रमा के बारे में उतना डिटेल में थोड़ी ना भूगोल में भौगोलिक सूचना में प्राप्त होता है। तो ये हो गया हम लोगों का राइट आंसर। छठा, लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सी है? अब देखिए, लोग हैं और पर्यावरण है, तो पर्यावरण में जितने भी चीज पाए जाते हैं, जैसे हो गया खनिज पदार्थ, लोहा, तबरक, तांबा, हवा, पेड़ पौधा, ये सब पर्यावरण में पाया जाता है, मिट्टी। तो इस सब से जो है मनुष्य क्या करता है, अपना दिमाग लगा के कुछ नया नया चीज क्रिएट करता है। जैसे घर बनाता है, उसके बाद नया नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार, मशीन का आविष्कार करता है। इतना सारा जो डेवलप हो गया है सारा कंट्री, दुनिया में इतना सारा एडवांस चीज जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज क्या है, मनुष्य अपने दिमाग से इसी पर्यावरण का यूज करके, जैसे देखिए मोबाइल फोन सब जो बनाया गया है, तो इसी पर्यावरण में जो मेटल सब पाया जाता है, खनिज पदार्थ सब, उसी से ये सब चीज बना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी। लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। मानव बुद्धिमत्ता नहीं है, लोगों के अनुभव नहीं है, और मानवीय भाईचारा भी नहीं है। तो ये हो गया प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। TCHNOLOGY, टेक्नोलॉजी। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? अब देखिए, वर्ड से समझिए, वर्ड में क्या दिया गया है? मानव भूगोल। तो मानव भूगोल मतलब मानव से रिलेटेड, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो मानव का निवास स्थान हो गया, रहन सहन हो गया, क्रियाएं हो गया, जो भी चीज वो करते हैं उस सब से रिलेटेड होगा। तो इसमें देखिए क्या चीज उस सब से रिलेटेड नहीं है। देखिए, क्षेत्रीय विभिन्नता, ये है मानव भूगोल से रिलेटेड। स्थानिक संगठन, ये भी है मानव से, क्योंकि स्थानिक एक दूसरे से संगठन में रहता है, संगठन करके मानव रहता है। अन्वेषण और वर्णन, मानव रिसर्च करता है, उसका व्याख्या भी करता है कोई भी चीज का, मतलब मानव रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है। तो लेकिन मात्रात्मक क्रांति में मानव भूगोल का कोई उपागम नहीं है। तो ये राइट आंसर हो गया। पर्यावरण निश्चयवाद की अवस्था किस काल से संबंधित है? देखिए, पर्यावरण निश्चयवाद, निश्चयवाद के मतलब ये निश्चित ही होगा। तो ये है किस काल से संबंधित? तो आरंभिक काल से नहीं होगा, आदिम मानव समाज से रिलेटेड है, उत्तर आधुनिकीकरण से, जिसमें आधुनिक लगा हुआ है, तो आधुनिक में तो होगा नहीं पर्यावरण निश्चयवाद। मात्रात्मक क्रांति जो है पर्यावरण से रिलेटेड है ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिम मानव समाज। नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसमें चार जो है भूगोल वेता का नाम है, जो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए, रेटजेल एक भूगोल वेता है जो नहीं किया था। ग्रिफिथ टेलर ये जो है किया था प्रस्तुत। उसके बाद एलन सी सैंपल, ये भी एक भूगोल वेता है जो कि नहीं किया था। और पाल डिलाब्लास ये भी नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद की संकल्पना में लाल बत्ती का अर्थ है? तो लाल बत्ती का अर्थ ज्यादातर क्या होता है, आप समझ सकते हैं, रुकने के लिए। तो ये हो गया क्या, रुको। और जाओ के लिए कि क्या होता है? जाओ के लिए हरा बत्ती, हरा। उसके बाद सावधानी, सावधान हो जाओ, या तैयार रहो के लिए पीला। क्षेत्रीय विभेदन, एरियल डिफरेंशिएशन की अवधारणा किस दशक से संबंधित है? तो क्षेत्रीय विभेदन का मतलब हुआ कि हर एक क्षेत्र अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना। मतलब क्षेत्र एक, ये बड़ा क्षेत्र है और ये अलग अलग पार्ट में, ये पार्ट अलग हो गया, 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 अलग अलग में विभेदन करना। तो ये कब, कितने की दशक में हुई थी? 1930 के दशक में हुई थी। ठीक है। अब है स्थानिक संगठन, स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन उपागम किस अवधि में विकसित हुआ? तो देखिए, स्थानिक संगठन का मतलब क्या हुआ? जैसे मतलब ये समझिए, एक ये पृथ्वी का बहुत बड़ा स्थान है और यहाँ पे जो है
संगठन बना के, ये क्षेत्र जो है आपस में एक दूसरे के साथ संगठन बना लिया, फिर ये क्षेत्र आपस में एक दूसरे के साथ संगठन बना लिया, उसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक संगठन। तो उस क्षेत्र का नाम जैसे इंडिया, पाकिस्तान, भारत, ये सब एक साथ ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। आसियान देश के बारे में नाम सुने होंगे, SCO संघाई संगठन के बारे में नाम सुने होंगे। तो इसी तरह से संगठन जो है की अवधारणा विकसित हुई थी। तो ये कब कितने ईस्वी में हुई थी? तो 1950 से 60 के बीच के दशक में। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, पोस्ट मॉडर्निज्म का उदय किस दशक में हुआ? तो उत्तर का मतलब होता है पहले, और आधुनिकवाद मतलब बाद वाला जो है, उत्तर मतलब पहले वाला जो था, पहले यानी कि बाद। एग्जाम्पल के रूप में जैसे समझिए कि अभी जो है कौन सा ईस्वी चल रहा है, देखिए अभी 2026 चल रहा है, तो उत्तर का मतलब हो गया 2026 के बाद। जब ये हम बोलेंगे 2026 के उत्तर, तो 2026 का बाद हो। तो वही है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म का उदय किस दशक में हुआ? तो 1990 का दशक में हुआ था। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय किस दशक में हुआ? अब समझिए, देखिए मानवतावादी का मतलब हो गया मानव से रिलेटेड, यानी कि हम लोग मानव है और मानव को जो भी चीज़ जरूरी है, जैसे हम लोग जो है एक दूसरे से सामाजिकता के रूप में रहते हैं, संगठन बना करके रहते हैं, तो ये एक तरह से मानवतावादी हुआ। हम लोग जो है में इमोशन पाया जाता है। आमूलवादी और व्यवहारवादी, आमूलवादी व्यवहारवादी हम लोगों से ही रिलेटेड है, मनुष्य का, जैसे आप लोग देते किस मनुष्य का व्यवहार किस तरीका से है, सब जो है वो अपने संस्कार के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। तो ये सब चीज की विचारधारा जो है 1970 के दशक में शुरू हुई थी। अब है मात्रात्मक क्रांति के उत्पन्न असंतुष्टि के फलस्वरूप कौन सी विचारधाराएं उभरी हैं? तो पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद ये तो नहीं होगा, तो ये होगा मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। क्षेत्रीय विभेदन भी नहीं होगा और अन्वेषण और विवरण भी नहीं होगा। आमूलवादी विचारधारा ने किसके सिद्धांत का प्रयोग किया? तो डार्विन, मार्क्स का जो है सिद्धांत का प्रयोग किया। तो ये सब जो थे दर्शन शास्त्री थे। दर्शन शास्त्री मतलब बहुत बड़ा फिलोसोफर थे ये सब। डार्विन हो गए, वैज्ञानिक भी थे और फिलोसोफर भी थे। रेटजेल हो गए, एडम स्मिथ हो गया, ये सब महान वैज्ञानिक और फिलोसोफर, कोई भूगोलवेता तो कोई अर्थशास्त्री, ये सब थे। एडम स्मिथ अर्थशास्त्री थे। व्यवहारवादी विचारधारा ने मुख्यतः किस पर बल दिया? तो व्यवहारवादी विचारधारा ने मुख्यतः किस पे बल दिया था? प्रत्यक्ष अनुभव व दिक् काल बोध में। मानव भूगोल की कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा का मुख्य संबंध किससे है? तो कल्याण से पता ही चलता है कि हम लोग किसी चीज का कल्याण करते हैं, किसी को दयापूर्वक, या किसी को कोई भी चीज की जरूरत हो तो उसको हम लोग हेल्प या मदद करते हैं, या बिना जो है हम अपना स्वार्थ किए, हम अपने अंदर जैसे हम लोग जो कोई भी चीज करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, तो उसमें हमारा स्वार्थ छुपा रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज आप करते हैं जहाँ पे बिना किसी स्वार्थ के किसी को मदद करे, उसी को हम लोग कल्याण करना बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मेरे अंदर भी स्वार्थ छुपा है और आपके अंदर भी स्वार्थ छुपा है कि आप पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में ये है कि हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से तो मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा तो हम फिर अगले क्लास में एडमिशन कराएंगे, और एडमिशन करा करके हम अच्छा उसमें भी अच्छे स्कोर करके फिर अच्छा जो है कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे जॉब करेंगे, जॉब से पैसा आएगा। तो ये सारा चीज है। लेकिन आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बिना वो काम जो है आप बिना स्वार्थ के करते हो, तो उसी को हम लोग कल्याण बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कल्याण, सामाजिक कल्याण से। सामाजिक भूगोल की उपशाखा
व्यवहारवादी भूगोल से किस सहयोगी अनुशासन से संबंधित हैं? तो व्यवहारवादी से मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, मनुष्य के व्यवहार से रिलेटेड हर एक चीज का जानकारी देते हैं। तो ये हो गया मानव विज्ञान, मनोविज्ञान में, जिसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, PSYCHOL जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। तो इसको हम लोग मनोविज्ञान बोलते हैं। सांस्कृतिक भूगोल किस सामाजिक विज्ञान अनुशासन से सर्वाधिक संबंधित हैं? तो सांस्कृतिक भूगोल का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को जहाँ पे रहते हैं वहाँ का रहन सहन, खान पान, ये सब कैसा है, तो ये हो गया सांस्कृतिक भूगोल। तो ये जो है मानव से रिलेटेड है, तो मानव विज्ञान से रिलेटेड हो गया। एंथ्रोपोलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्योंकि देखिए अब अगर आप लोग जो है IAS सब की तैयारी करेंगे तो उसमें मानव विज्ञान एक ऑप्शनल में आता है, एंथ्रोपोलॉजी। वो जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादातर जो टॉपर सब निकलता है UPSC में, सब मानव विज्ञान से ही जो है ऑप्शनल लेकर के आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए मानव बिहेवियर से रिलेटेड इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा। मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई, मानव किस टाइप का आदमी है, ये सब चीज़ जो है के बारे में आप लोग जानेंगे इस एंथ्रोपोलॉजी में। चिकित्सा भूगोल, मेडिकल ज्योग्राफी किससे संबंधित है? महामारी विज्ञान से, एपिडेमियोलॉजी से। देखिए एपिडेमिक का मतलब होता है क्या, महामारी। 2019 में हुआ था कोरोना महामारी, एपिडेमिक के तरफ पूरे विश्व में फैल गया था। अब है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल किस भूगोल की शाखा है? तो निर्वाचन का मतलब जानते ही हैं, निर्वाचन मतलब क्या होता है, मतदान करना, मतदान। तो ये क्या हो गया, मतदान है। तो एक तरह से ये किससे रिलेटेड है, तो राजनीति भूगोल से रिलेटेड। जनसंख्या भूगोल किस सहयोगी अनुशासन से संबंधित है? तो डेमोग्राफी, जनांकिकी से, जनांकिकी से। जनसंख्या से मतलब ही हुआ कि जन का संख्या, लोगों का संख्या गिनना, उसी को जनांकिकी बोलते हैं। संसाधन भूगोल किस अनुशासन से संबंधित है? तो संसाधन अर्थशास्त्र से, संसाधन अर्थशास्त्र। कृषि भूगोल का सहयोगी अनुशासन कौन सा है? तो देखिए कृषि भूगोल खेती बाड़ी से रिलेटेड है, तो औद्योगिक का मतलब हो गया फैक्ट्री लगाना, तो इस सब से रिलेटेड रहेगा ही नहीं। कृषि विज्ञान से है अनुशासित, लेकिन वाणिज्य का मतलब क्या होगा, व्यापार करना, ये भी नहीं होगा। यात्रा प्रबंधन का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, यात्रा करना, तो इसमें भी नहीं हुआ। विपणन भूगोल, मार्केटिंग ज्योग्राफी, जैसे मार्केटिंग करता है, का सहयोगी अनुशासन क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र से। तो जब ये मार्केटिंग आ गया, व्यापार आ गया, तो ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड होगा ही होगा। कृषि विज्ञान नहीं होगा, औद्योगिक तो होगा ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो क्यों नहीं होगा। पर्यटन भूगोल किस सहयोगी अनुशासन से संबंधित है? पर्यटन का मतलब वो क्या होता है, पर्यटन का मतलब होगा घूमना फिरना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक्सप्लोर करना। अगर आप लोग टीचर बनिएगा या फिर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा आप लोगों को, तो आप लोगों का मन करेगा चलो हम जाते हैं अमेरिका, हम USA चले जाते हैं, फिर जापान जाएंगे। फिर उसके बाद अगर देश स्तर पे घूमना चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब जो घूमने का पर्यटन स्थल है, तो यही सब के बारे में आपको दिमाग में ख्याल आएगा, तो आप लोग जाइएगा घूमने के लिए। तो ये किससे रिलेटेड है, तो पर्यटन और यात्रा प्रबंधन से। आदिम मानव समाज में मानव प्रकृति पर किस प्रकार निर्भर था? तो देखिए आदिम मानव समाज क्या था, आदि मानव, उस समय में मनुष्य पूरे तरीके से डेवलप नहीं था। मनुष्य के पीछे में भी पूंछ लटका हुआ था, जानवर की तरह ही था। बंदर से ही हम लोग निकले हैं, बंदर के ही एक प्रकार है। तो उसी प्रकार ये बोला गया है कि प्रकृति किस प्रकार निर्भर था, प्रकृति के अनुसार खुद को ढालना। मतलब कि जिस प्रकार प्रकृति रहती थी, जैसे मान के चलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी था, गर्मी था, तो उसी तरह से हमारा शरीर भी उस तरह से अडॉप्ट कर लेता था उस चीज़ को। तो प्रकृति जिस तरह से वो अपना वातावरण निर्माण की थी, उसी वातावरण में जो है वहाँ का उस टाइप का आदि मानव समाज ढल जाता था। लेकिन अभी का समाज क्या है, नहीं, अगर वहाँ पे जंगल है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसको काट कूट करके पूरा साफ सुथरा करके खेती बाड़ी करके अपना नया ढंग से हम लोग रह सकते हैं। लेकिन पहले जो था, जंगल है तो जंगल में ही रहेंगे, उसको कुछ करना नहीं है। आज जो भी खाने पीने का सामान है पेड़ पर से फल फूल तोड़ करके जानवर की तरह हम लोग रहेंगे। लेकिन अभी का जो मनुष्य है वो
बहुत डेवलप हो चुका है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। वो अगर चाहे तो समुद्र में भी, जैसे जापान देखिए, जापान का पास कितना टेक्नोलॉजी है, समुद्र में भी खेती कर लेता है, नाव पे खेती कर लेता है। तो अब जो है वो पानी में भी खेती कर लेता है, तो समझ सकते हैं कि कितना नॉलेज हो गया होगा मनुष्य के पास। बेदा बेंदा की कथा मध्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेंदा की कथा एक कहानी कथा है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? अबूझमाड़ क्षेत्र से। अबूझमाड़ क्षेत्र से। ये छोटा नागपुर का पठार पठारी क्षेत्र है, मालवा का पठार पठारी क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र ये सब जो है हम लोगों के देश का ही क्षेत्र है, लेकिन ये बेंदा की कथा से संबंधित नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति के मानवीकरण का उदाहरण किस शहर की कथा से दिया गया है? अब देखिए, प्रकृति का मानवीकरण का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में जो भी चीज है उसको मानव अपने अनुसार ढाल दिया है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों के गांव के या आसपास में से जो सड़क गुजरती है, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, वहाँ अगर उस रास्ते में अगर बहुत बड़ा जो है जंगल पड़ता है, तो जंगल पड़ता है तो क्या करता है वो सरकार, उसको काट करके रोड सड़क बना देती है, उसी रोड पे जो है वो पेड़ लगा देती है। लेकिन अब पेड़ लगा देती हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। तो ये कौन से शहर का उदाहरण, कौन सा शहर इस तरह से किया गया है? तो ट्रोंडहाइम नाम का जो शहर है वो उसको किया गया है। मुंबई भी नहीं है, मुंबई जो पहले से बसा है, दिल्ली भी पहले से बसा है और लंदन भी पहले से बसा है। आज हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और आप लोगों के परीक्षाओं में जो भी उपयुक्त हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसको हम लोगों ने किया है। और आप लोग रिवीजन करते रहिए। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों को अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। आप यही वीडियो को बार बार दोहरा करके देखते रहिए, 2x में लगा करके देख लीजिए, अच्छे से समझ करके क्वेश्चन पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए, समझिए, समझ करके याद कीजिए और रिवीजन करते रहिए एग्जाम तक, जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाए तब तक। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग जो है अगर अच्छे से इस तरह से रिवीजन करिएगा और देखते रहेगा तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, एक ना दो क्वेश्चन, और ये आपको टकरा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको समझिए। और अभी आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो विश्वास तो करना पड़ेगा। अब देखिए, भगवान भी विश्वास पे ही चलता है। और अच्छे से जो है समझ करके याद करिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस बना करके रहिए कि नहीं, हमको जो है टारगेट ले लीजिए, हमको 400 प्लस नंबर लाना है तो लाना है। 400 प्लस से एक भी मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसी को अच्छे से बार बार देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए कि आज का क्लास बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। या फिर जो है अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो उसके बारे में आप क्वेश्चन में लिख दीजिए, ताकि इससे मोटिवेशन बनता रहेगा हमको आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मन लगा करके पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए।